नमस्कार बच्चों। हम लोग इससे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की संबंधों के बारे में और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसके संबंध में अध्ययन कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है उसका हमने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो हम अब लेंगे उसमें प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों का संचालन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं हो, फिर भी अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और इस संबंध में जो प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वो अंतिम और अधिकृत माना जाता है। बहुत सारे निर्णय प्रधानमंत्री के विवेकाधीन जो अधिकार हैं उसके आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जैसे उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हम इसी तरह से यदि हम शास्त्री जी की भूमिका देखें तो ताशकंद समझौते में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भारत के द्वारा जो भूमिका निभाई गई उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत निर्णयों का उल्लेख था। और इसी तरह से हम यदि वाजपेयी जी की यदि हम देखते हैं 1999 में लाहौर की जो ऐतिहासिक बस यात्रा थी वो भी उनका व्यक्तिगत निर्णय था। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो वैदेशिक संबंधों का संचालन तत्परता के साथ भी करता है और इसके अलावा अनेक बार उनको गुप्तता की भी मांग करता है इन संबंधों के संचालन में। प्रधानमंत्री की और कृपा की शक्तियाँ। देखिए, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राज्यों में राज्यपाल, अन्य देशों में भारत के राजदूतों, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य अनेक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के हाथ में कृपा और अनुग्रह की इतनी व्यापक शक्तियां होने के कारण हर कोई प्रधानमंत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। कृपा की शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण मजबूत होता चला जाता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च शासक होता है। देश का समस्त शासन उसी की इच्छानुसार संचालित होता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है और कभी कभी परिस्थितियों वश भले ही उसे अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़े, लेकिन अंतिम रूप में प्रधानमंत्री के निर्णय ही मान्य होते हैं। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकारें हों या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है। यानी व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री पदधारी जो व्यक्ति है उसने इस पद की शक्तियों और सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि की है। प्रधानमंत्री की देखिए वास्तविक स्थिति का हम आकलन करना चाहेंगे तो उसमें मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अपार और असीमित हैं। समय, स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी स्थिति यानी उनकी जो भूमिकाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिस पर कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति जो है वो और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे सर्वाधिक जब से पहली जो महत्वपूर्ण जो तत्व मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा और राज्यसभा, विशेष रूप से लोकसभा में उसको कैसी स्थिति प्राप्त है ये बहुत महत्व रखता है। यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या भारी समर्थन पर टिकी हुई अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहा है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर होती है और प्रधानमंत्री पदधारी जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री पद पर निरंतर दबाव पड़ते रहते हैं। एक दलीय सरकार का जो प्रधानमंत्री है वो शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य कर पाता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री के स्वयं का व्यक्तित्व किस प्रकार का है उस पर भी उसकी वास्तविक स्थिति निर्भर करती है। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड तथा एक्सविथ ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद के संबंध में तो कहा भी था कि प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है।
देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता ही है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि अपने राजनीतिक दल या अपने राजनीतिक जो गठबंधन है उसमें उससे किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। अपने राजनीतिक दल में वह निर्विवाद नेता होने पर उसकी स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन यदि उसके दल या दलीय गठबंधन में ही उसके नेतृत्व को चुनौती दी जाती है तो उसकी स्थिति फिर कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है और शक्तियां हैं वो तत्कालीन स्थितियों पर भी निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वातावरण किस प्रकार का है उसके आधार पर भी उसकी जो स्थिति है और शक्तियां हैं वो निर्भर करती हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति, उसकी भूमिका, इसका हमने अभी अध्ययन किया, उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। देखिए, अब हम मंत्रिपरिषद का अध्ययन करना चाहेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और किस प्रकार से मंत्रिपरिषद जो है उसकी शक्तियाँ किस प्रकार से वो अपनी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, जिसमें विशेष रूप से मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या उनकी शक्तियाँ हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा स्थिति के संबंध में जो उल्लेख किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होते हैं। आर्टिकल जो 75 है उसके विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में कहा गया है। यानी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह के बाद तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्रिपरिषद से फिर त्यागपत्र देना होता है। तो यानी व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत जटिल सी प्रक्रिया है जिसमें कि अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासक दल में विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व व विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना होता है। अब हम लेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल या कैबिनेट जिसको कहते हैं उसमें अंतर क्या है, किस तरह से इनका गठन होता है, किस तरह से कार्य करते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित प्रकार से 5 स्तर के सदस्य होते हैं। पहले में हम ये देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के जो प्रथम स्तर के जो सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य माने जाते हैं। भारत में इनकी संख्या विविध समय पर 12 से लेकर 32-35 तक रही है। साधारणतः ये मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। द्वितीय में कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री तो होते हैं, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। वे मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन भी मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लेने का अधिकार होता है, लेते हैं ये लोग। इसी तरह से तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबद्ध रहते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। इसी तरह से राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री को सहायता करते हैं। और फिर संसदीय सचिव होते हैं, वे विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। यानी ये जो श्रेणियां हैं ये सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से जानी जाती हैं। मंत्रिपरिषद एक बृहद संस्था होती है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित रहते हैं, लेकिन जो कैबिनेट है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के जो मंत्री हैं वो होते हैं, जो विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है।
मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है। यह मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में कार्य करता है। अब हम लेंगे कि मंत्रिमंडल के शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। देखिए, भारत में मंत्रिमंडल के प्रमुख जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, यानी मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। निश्चय करता है मंत्रिमंडल कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है। तो यानी औक का यह कथन भारतीय मंत्रिमंडल पर लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारित करते हैं, वे निश्चय करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप भी तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि के रूप में पास कराना चाहते हैं। इसी तरह से व्यवस्थापन संबंधी जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद को प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, यानी सैद्धांतिक दृष्टि से तो संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति हम जानते हैं बच्चों कि राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधती है। यानी व्यवहारतः राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। इसीलिए युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करना हो तो मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति के निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से अध्यादेश और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो शक्तियां हैं, इनके कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहारतः इसका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से मंत्रिमंडल समन्वयकारी कार्य भी करता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की जो आंगिक एकता पाई जाती है और जो सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय जो किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग स्थापित किया जाए। इसी तरह से वित्तीय कार्य हम देख सकते हैं, यानी देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत भी करता है। इसी तरह से वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, यानी कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ विभिन्न जो वार्ताएं हैं उनका संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है तो संसद को उसके संबंध में सूचना दे दी जाती है। तो इस तरह से वैदेशिक संबंधों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नियुक्ति संबंधी कार्य यदि हम देखते हैं तो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। यानी वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उस पर उसका अधिकार होता है। तो और ये हम जानते ही हैं कि मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं
प्रधानमंत्री की इच्छानुसार होती हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। बैठकों में सभापति का स्थान प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किया जाता है और बैठकों की समस्त कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। तो यानी इस तरह से भारत में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद कार्य करता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।